मैं सबसे पहले समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं और इस मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परम सम्माननीय श्री लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, कार्यक्रम में मौजूद यहां के मेयर हमारे भाई सम्माननीय अन्नू सिंह जी, महासभा के अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एलपी पटेल जी, और आज जिनके मार्गदर्शन में महासभा ने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वीएस निरंजन जी, हमारे भाई राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश पटेल जी और महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी जिनका बहुत लंबा उद्बोधन आप लोगों ने सुना, बहुत ही ओजस्वी वक्ता है हमारी बहन और बहुत परिश्रमी भी है, लता ऋषि चंद्राकर जी, हमारी बहन राष्ट्रीय महासचिव महिला मंच मनीषा गौर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मेरी बहन ममता एस पटेल जी, मध्य प्रदेश महिला मंच की अध्यक्ष और जो संसद में मेरे साथ मौजूद हैं आदरणीय बहन लता वानखेड़े जी, युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे भाई धीरज पाटीदार जी, और इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मन्नू भाई पटेल जी, हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष सतीश भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सम्माननीय श्री राम खिलावन पटेल जी, और हमारे बीच में आज बहुत ही विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हमारे गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आंताराम तंवर जी। उनका तो विशेष रूप से इस मंच पे अभिनंदन है क्योंकि गुर्जर पटेल समुदाय की एकता के उत्प्रेरक के रूप में आज वो यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी बहुत मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। राजस्थान के अध्यक्ष श्री आनंदाराम चौधरी जी, कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष श्री एम.ए. आनंद जी, और हमारे बीच में हमारी उत्तर प्रदेश से विधान परिषद की सदस्य हैं बहन सम्माननीय रमा निरंजन जी, इस मंच पर मौजूद महिला मंच की कार्यकारी अध्यक्ष बहन विद्यावती पटेल जी, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री दिवाकर सिंह पटेल जी, सरदार पटेल एक और विद्यालय है शायद महाविद्यालय, क्या है ये, मध्यांचल यूनिवर्सिटी, तो लिखा नहीं ठीक से, मध्यांचल यूनिवर्सिटी, मध्यांचल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हमारी बहन प्रीति पटेल जी, उत्तर प्रदेश की महिला मंच की अध्यक्ष बहन रेखा पटेल जी, और इस सूची में बहुत सारे नाम नहीं हैं
लेकिन मंच पर जितने भी हमारे समाज के विशिष्ट जन जो समाज के लिए निरंतर प्रेरणा के रूप में मौजूद रहते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूं। और आज इस कार्यक्रम में, इस राष्ट्रीय अधिवेशन और महिला मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर देश के कोने कोने से, विशेष तौर से मध्य प्रदेश, जहां की इस धरती पर हम ये आयोजन कर रहे हैं, और अलग अलग प्रदेशों से, जिसमें मेरा अपना गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, अलग अलग प्रदेशों से कई किलोमीटर की दूरी अलग अलग माध्यमों से तय करके आप सभी स्वजाति बंधु, स्वजाति बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरी पूज्य माताएं, आप सब जो यहां पर आए हैं, मैं आप सभी को सबसे पहले तो सादर अभिवादन करती हूं, बहुत बहुत नमस्कार करती हूं। और महासभा का हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीएस निरंजन जी को बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं हैं। महिला मंच की अध्यक्ष को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। और इन अध्यक्षों की जो पूरी टीम है, मैं सबके नाम तो नहीं जानती हूं, लेकिन सभी लोगों को, क्योंकि मैं मानती हूं कि आपके नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूरी टीम में सारे पदाधिकारियों ने निश्चित रूप से अथक परिश्रम किया है। इसलिए देश के कोने कोने से इतने सारे स्वजातीय बंधु यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और वैसे तो मुझे यह सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ है, पूर्व में भी महासभा के अलग अलग किस्म के आयोजनों में मैं प्रतिभाग करती आई हूं, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन आज यहां भी आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया है। अपनों के बीच, अपने परिवार के मध्य मुझे बेहद प्रसन्नता है और मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबकी भी और महासभा की, कि हमें आपको एक दूसरे से जुड़ने का और इस प्रकार आपसे अपनी बात साझा करने का ये अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। हर आयोजन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस आयोजन का भी एक खास मकसद है और यह केवल आपसी मेल जोल, परिचय, इस उद्देश्य से नहीं है। यह तो प्रारंभिक चरण है, किंतु असली मकसद क्या है, असली उद्देश्य क्या है? इस देश की अनेक प्रभावशाली जातियों, समुदायों में से एक हमारा कुर्मी समाज भी है और अलग अलग प्रांतों में बिखरा हुआ है, लेकिन पूरे देश में हमारी उपस्थिति है। अभी यहां पे जो पत्रिका का विमोचन हुआ, मैंने समय का सदुपयोग करते हुए पत्रिका के कुछ पृष्ठों को भी उलट पलट कर देखा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपनाम, अलग अलग टाइटल्स, अलग अलग सरनेम्स हम लगाते हैं और यही कारण है कि एक समुदाय के रूप में हमारी कितनी बड़ी संख्या है और कितनी बड़ी शक्ति है, इसका आभास हम आज तक नहीं कर पाए हैं। मैं इसलिए एक आवश्यक बात जरूर कहना चाहूंगी, इसे आप मेरा आग्रह समझ लें। हम अलग अलग राज्यों में कोई भी उपनाम लगाएं, वैसे तो मैं हर मंच पे यह अनुरोध करती हूं कि अगर हम लौह पुरुष का लौह अंश हैं तो हम सबके नाम के आगे पटेल जुड़ना ही चाहिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने
एक अहम निर्णय लिया है। मेरी पार्टी अपना दल ने भी उस विषय को बड़ी मजबूती से लगातार उठाया और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया। देश में जातीय जनगणना प्रारंभ हो गई है। आप सब अपने आवेदन पत्र भरेंगे। सभी उस आवेदन पत्र में आपका कोई भी उपनाम हो, कोई भी सरनेम हो, कोई भी टाइटल हो, अपनी जाति कुर्मी जरूर जोड़िएगा। कम से कम समझ में तो आए कितनी बड़ी ताकत है हमारी, कितना बड़ा संख्या बल है। और जब तक एक पहचान नहीं होगी, हम कितने भी कार्यक्रम कर ले, कोई अंतर नहीं आने वाला है। एक नाम, एक पहचान जरूरी है। वो पहचान के लिए आप सबको अपना योगदान देना है। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। हम इसलिए एकत्रित होते हैं कि समाज के लिए बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पर क्या एकता की शक्ति के बिना किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव है? बताइए, है क्या? लेकिन एकता भी तभी आएगी जब पहचान एक समान होगी। हम एक दूसरे को जहां भी किसी भी कोने में हो तुरंत पहचान सके कि तो मेरे परिवार का सदस्य है। और इसलिए आप इस बात पर जरूर ध्यान दें। अभी यहां पर जो ध्वज गीत प्रस्तुत हुआ, उसमें मैंने सुना, हे वीर शिवा के महाअंश और लौह पुरुष के लौह अंश। तो गौरव का भाव तो आ ही जाता है। जब हम ये सुनते हैं तो हमारे शरीर में करंट दौड़ता है कि किसके वंशज हैं हम? शिवाजी के, लौह पुरुष सरदार पटेल के। हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। लेकिन इतिहास के गौरव को आगे भी बनाए रखना है तो आगे भी कुछ करना पड़ेगा या नहीं? सरदार पटेल और शिवाजी के नाम के आगे कोई और नाम जोड़ोगे या नहीं? जोड़ना है ना? तो इसके लिए कुछ करना भी होगा। जिस समाज का इतिहास इतना गौरवशाली हो कि उसने राष्ट्र की एकता के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व लगाया हो, ऐसा समाज किसी भी कीमत पे पीछे नहीं रह सकता है। आज का ये दिन हम सबके लिए ये मंथन करने का भी दिन है कि लोकतंत्र में हम सब की आस्था है, लेकिन लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, इसमें आपकी स्थिति क्या है? क्या यह आकलन करना जरूरी नहीं है? आजादी के बाद इतना लंबा समय गुजर गया, कहां खड़े हैं आप? राज्यों के सदन में कहां हैं? देश की संसद में कहां हैं? लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में कहां हैं? मीडिया में कहां हैं? ब्यूरोक्रेसी में कहां हैं? इसकी चिंता कब करेंगे आप? क्या इस पर मंथन जरूरी नहीं है? आप देखिए, देश के प्रमुख मीडिया चैनल्स को देखिए, प्रमुख अखबारों को देखिए। आपके समुदाय से कोई मौजूद है क्या?
जो कलम का जादू बिखेर रहा हो, जो अपनी वाणी से जादू बिखेर रहा हो, कोई नजर आता है क्या? और नहीं आता तो क्यों नहीं आता? और अगर नहीं आता तो इसका समाधान क्या है? क्या इस पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है? न्यायपालिका में देख लो, आप लोअर कोर्ट में देख लो, कितने न्यायाधीश हैं भाई? नजर दौड़ा कर देखते हैं कभी? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कहां खड़े हैं आप? क्या यह चिंतन जरूरी नहीं है? राज्यों के सदन से लेकर देश की संसद में कितनी संख्या है आपकी? चिंता करते हैं कि नहीं? यह चिंता कीजिए। गौरवशाली इतिहास वाला समुदाय यदि लोकतंत्र की व्यवस्था में इसकी चिंता नहीं करेगा कि सत्ता के 4 प्रमुख केंद्रों में उसकी स्थिति क्या है, तो आपका गौरवशाली इतिहास केवल इतिहास ही बना रहेगा, उसके आगे कोई अध्याय जुड़ने वाला नहीं है। मैं चाहती हूं आप इस मंथन को प्रारंभ करें, सोचिए। और यह जरूरी है। हमारा समाज बहुत सीधा साधा समाज है, खेत खलिहान किसानी से जुड़ा हुआ, जिसने अपनी कर्मठता से, अपने परिश्रम से इस देश का अन्नदाता होने का भी गौरव प्राप्त किया है। और आज भी बड़ी संख्या में हमारा समाज खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और निसंदेह देश और राज्य की सरकारें किसानों की बेहतरी के लिए अनेकों अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। हमारे देश को यदि दुनिया का फूड बास्केट बनना है तो खेती किसानी को फलना फूलना होगा। इसके लिए सरकार के तमाम कार्यक्रमों का आप लाभ उठाते रहें। लेकिन खेती किसानी के साथ साथ हमारे समाज की शैक्षणिक प्रगति क्या है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मुझे गर्व है, अलग अलग राज्यों में बसे हुए हमारे समाज के परिवारों से बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां आज विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं। लेकिन अभी भी समाज के भीतर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके भीतर प्रतिभावान बच्चों को भी शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने के अवसरों का अभाव है। हमारे इन प्रतिभावान बच्चों को कैसे नए अवसर मिले, शैक्षणिक दृष्टि से समाज को मजबूत होना बेहद जरूरी है। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो स्टेट के लेजिस्लेचर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह बौद्धिक रूप से सशक्त होना बेहद जरूरी है। तभी हमारा समाज अपनी छाप छोड़ेगा। और बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा पीछे छूटा हुआ है। उनके लिए महासभा को चिंतन करना चाहिए, हम सबको चिंतन करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर अवसर कैसे उत्पन्न हो, कैसे उपलब्ध हो। मैं आज एक आग्रह दोहराना चाहती हूं। मैं अभी कुछ महीनों पूर्व महासभा ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की थी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और अयोध्या में मैंने एक सुझाव रखा था, मैं आज उसको दोहराना चाहती हूं। मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगी कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, आज इस कार्यक्रम में भी मैं देख रही हूं, मुझे बड़ी उम्र के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। जो हमारे किशोर हैं, जो हमारे युवा हैं, उनकी संख्या कम है। महासभा के इस आयोजनों में हमारे किशोरों और युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी,
क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नया प्रयोग करने के लिए तत्पर हैं? मैंने पिछली बैठक में आग्रह किया था कि हम सब अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं, लेकिन केवल स्कूल कॉलेज भेजने भर से काम नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज की, देश के निर्माण में, देश की प्रगति में एक अलग पहचान हो, तो हमारी जो भावी पीढ़ी है उसे एक अलग किस्म के व्यापक एक्सपोजर की आवश्यकता है। महज स्कूल कॉलेज भेजकर इतिश्री ना करें। और हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, युवा बेटे बेटियां हैं, जो एक रोल मॉडल के रूप में हैं, यानी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, डिजाइन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, स्टार्टअप्स, जुडिशरी। आपको कुछ न कुछ, संख्या तो कम है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे जरूर रोल मॉडल्स मिलेंगे जिनका हमारी भावी पीढ़ी के साथ इंटरैक्शन, संवाद बेहद जरूरी है। अलग अलग क्षेत्रों में, पेशेवर क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले, अपने संघर्ष से एक मुकाम हासिल करने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं, उन प्रतिभाओं को भी इन मंचों पर लाकर एक स्पेशल इंटरैक्टिव सेशन, एक विशेष संवाद सत्र के जरिए जो हमारे किशोर बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो यंग कॉलेज गोइंग युवा है, उनका इंटरैक्शन जरूर करवाइए। जब अलग अलग उनको दिखेगा कि कैसे हमारे समाज के लोग कितना संघर्ष करके, सबकी अपनी कहानी होगी, बिना संघर्ष के किसी को जीवन में कुछ नहीं मिलता। उनको लाइए इन मंचों पर, बच्चों को इंटरैक्शन का मौका दीजिए, उन्हें बताने दीजिए अपने जीवन की कहानी कि क्या क्या उन्होंने अपने प्रोफेशन को पाने के लिए संघर्ष किया और उसमें आने के बाद कैसा कैसा संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी इंटरैक्शन करके हमारे बच्चों को बहुत मोटिवेशन, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। एक प्रयोग के रूप में इसे करके देखिए। हम दूर दूर से कहीं अखबार में, कहीं किसी सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, देखते हैं, अरे फलाने का बच्चा ये एग्जाम क्लियर कर लिया, फलाने के बच्चा ने ये कर लिया। क्या कभी उन बच्चों को ला के इस मंच पे खड़ा करते हैं और दूसरे बच्चों को उनसे मिलने का, संवाद करने का मौका देते हैं? आप नहीं देते ना। ये एक नया प्रयोग है और ये बेहद जरूरी है। और आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आएगा जब बच्चों को इतना एक्सपोजर आप देंगे, तो उनके अंदर एक ललक पैदा होगी, एक ललक पैदा होगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है राकेश सचान जी, उनका बेटा है, वो मुझसे मिले थे। उनका बेटा है, मुझे उसके बारे में पढ़ के इतना अच्छा लगा। उस बच्चे ने यूके में यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप को जीता है। अब इतना बढ़िया उसने उपलब्धि हासिल की है, क्या उस बच्चे को यहां बुला के और बच्चों से इंटरैक्शन नहीं कराना चाहिए? आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं कुछ पढ़ लेना और सीधे तौर पर उनसे मिलना, बातचीत करना, ये बहुत जरूरी है। इसका कितना सुंदर, सुखद, फलदायक परिणाम हो सकता है, अभी शायद आप उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह सकती हूं कि रोल मॉडल्स समाज को कैसे बदल सकते हैं, इसकी शक्ति का आपको अंदाजा करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा काम होगा। मैं तो आग्रह करूंगी कि इसकी शुरुआत करिए। यह मंच पर केवल पॉलिटिकल लोगों को मत बुलाइए। मैं तो राजनेता हूं, विधायक बनी, सांसद बनी, मंत्री बनी, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रही हूं, पॉलिटिशियंस अपनी जगह है, नेता अपनी जगह है, और नेता बहुत जरूरी है। हमारे जैसों का काम भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे साथ साथ
और भी काम बहुत जरूरी है। आप बताओ, आप पढ़ाई लिखाई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, अब मैं सांसद विधायक बन के कौन सा तीर मार लूंगी? आप ही बताओ, मुझे कुछ कर पाऊंगी क्या? तो केवल आपके समाज से मैं विधायक बन गए, मैं सांसद बन गए, मैं मंत्री बन गए, यही काफी नहीं होता है। शैक्षणिक रूप से बच्चों को सशक्त करिए, उनको एक्सपोजर दीजिए। हर क्षेत्र में हमारे बच्चों की एंट्री होनी चाहिए, और जब योग्यता होगी, बौद्धिक क्षमता होगी, तो हर क्षेत्र में आपका डंका बजेगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, और इसके अभाव में काम नहीं चलने वाला है। यह हमें करना चाहिए। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज आज शिक्षा से कोई अछूता है। हम बहुत प्रगतिशील हैं, लेकिन अभी और प्रगति करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूं। और आज महिलाएं भी यहां पर उपस्थित हैं, महिला अधिवेशन भी है, तो अपनी बहनों के लिए कुछ ना कहूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं पूरे समाज से एक आग्रह करना चाहती हूं। मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं भी महिला हूं। ये जो सब मेरी बहनें बैठी हुई है ना, ये भी किसी से कम नहीं है। बेटियों को पहले तो बेटों से कम आंकने का कीड़ा यदि किसी के भी दिमाग में बैठा हो तो उसका परित्याग कर दीजिए। नहीं तो इस अधिवेशन में आने का, ताली बजाने का और ये महिलाएं अपना खड़ी हुई हैं कार्यक्रम करने कोई मतलब नहीं है। यदि कहीं भी आपके दिमाग में ये कीड़ा है तो इसको त्याग कर दीजिए। ईश्वर ने बेटी बेटा दोनों को, हमें बौद्धिक क्षमता में कोई जेंडर बायस नहीं होता है कि भाई ये लड़का है तो कोई अलग बौद्धिक क्षमता लेकर जन्म लिया है, और बेटी है तो कोई बौद्धिक क्षमता उसकी अलग है, ऐसा नहीं होता। कहीं भी ये सोच है, इसका परित्याग करिए। और मैं पारिवारिक रूप से आप एक बात कहना चाहती हूं, आज जो हमारी बेटियां आगे पढ़ लिखकर अच्छे प्रोफेशंस में जा रही हैं, सार्वजनिक जीवन में भी आ रही हैं, आप ये भी समझिए एक परिवार के रूप में कि बेटियां, एक समय था जब बेटियां केवल शुद्ध रूप से घरों तक सीमित थी, लेकिन आज समाज बदल चुका है। जो घर की बेटियां, महिलाएं अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रही हैं, अभी उनको क्या हो रहा है, उनको डबल बर्डन फेस करना पड़ रहा है। यानी बाहर की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं और घर भी पूरा देखती हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि एक परिवार के रूप में, और बहुत सारे परिवारों में किया भी जाता है, लेकिन सब परिवारों में ऐसा नहीं होता। तो जो करते हैं, मैं उनको नहीं कह रही, लेकिन जो नहीं करते हैं, जिनके दिमाग में अभी भी ये कीड़ा है कि बाहर जाके काम करती हो वो तो ठीक है, लेकिन घर भी तुमको ही पूरा देखना है, मैं उनको कहना चाहती हूं। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले एक सज्जन गए, उन्होंने डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल किया ये कहकर कि मेरी पत्नी तो अच्छा खाना नहीं बनाती। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह फैसला दिया कि यह डिवोर्स का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि समाज बदल चुका है और घर के काम काज जितने महिला का दायित्व है उतने पुरुष का भी दायित्व है। तो जब महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, घर के बाहर भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, तो उन्हें इस दोहरे भार से मुक्त करिए। एक परिवार के रूप में एक परिवर्तन लाइए। घर की जिम्मेदारियों को मिलकर बांटकर निभाइए, अकेले महिला के मत्थे मत छोड़िए। और महिलाएं अपने मन की भावनाएं कह नहीं पाती हैं। मान लीजिए बुजुर्गों की देखभाल करनी है तो मान ही लिया जाता है कि महिला ही करेगी। अरे आप भी थोड़ा सहयोग कर दो, वो तो कुछ कह ही नहीं रही है, अच्छी बहू बनने के दबाव में है, लेकिन अंदर अंदर तो कष्ट में है ना। उस कष्ट का निवारण कौन करेगा? थोड़ा सा हाथ आप भी लगा दो। देखो आप परिवार में कितना खुशनुमा वातावरण होगा। ये आपको करना चाहिए। जिन परिवारों में महिलाओं को डबल बर्डन झेलना पड़ रहा है और परिवार के अन्य सदस्य उनकी सहायता नहीं करते हैं, केवल उनको मेरा आग्रह है, जो कर रहे हैं वो तो अभिनंदन के पात्र हैं, समझदार है, प्रगतिशील वो है।
दूसरी बात, पढ़ी लिखी बेटियों का अपना ओपिनियन भी होता है। बेटी पढ़ लिख तो जाए, पैसा तो कमा ले, आत्मनिर्भर तो हो जाए, लेकिन जी उसका कोई ओपिनियन नहीं हो सकता, कोई भी निर्णय वो नहीं ले सकती। इस मानसिकता से भी मुक्त हो जाइए। अगर आप उसे पढ़ने लिखने का अधिकार दे रहे हैं तो शिक्षा से अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपनी तर्क शक्ति और अपनी निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। उसके भी ओपिनियन को, उसके भी विचार को महत्व दीजिए अपने परिवार की खुशहाली के लिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह है, सादर निवेदन है। और अब मैं आती हूं एक और जरूरी विषय पर जो मुझे बहुत प्रिय है। अब यहां पे कोई आज बालक बालिका अधिवेशन तो नहीं है, लेकिन हम जब परिवार के रूप में बैठे हैं तो बच्चों की फिक्र करना भी हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप कहोगे हम ही तो करते हैं, आप थोड़ी ना करती हो। मैं आपको यह कहने के लिए आई हूं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अभी भी माता पिता की दृष्टि कम है। आप उनके खाने पीने का ध्यान रखते हो, उनकी सब आवश्यकताएं पूरी करते हो, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हो, लेकिन इससे इतर कुछ विषय हैं। चूंकि हमारा समाज बदल रहा है, इसलिए उन विषयों पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। और उनमें से एक विषय यह है सोशल मीडिया का उपयोग। आजकल घर घर में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, और बच्चे, मुझे तो लगता है कि 12-13 साल के होते हैं कि सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। और इस सोशल मीडिया पर बच्चे अपना अकाउंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, माता पिता अक्सर अपने कामों में, अपने दायित्वों में, जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त होते हैं कि वो इसकी निगरानी नहीं कर पाते। पिता बाहर काम में, माता या घर में है, या बाहर और घर दोनों में है, तो परिवार के दायित्व इतने अधिक होते हैं कि आपकी दृष्टि इस पर नहीं जाती है कि बच्चा सोशल मीडिया पर सक्रिय है। और सक्रिय है तो क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये फेसबुक, इंस्टा, एक्स, ये सब जो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बच्चे बना रहे हैं, यह आपको समझने की जरूरत है। ये केवल हमारे समाज की समस्या नहीं है, ये मैं तो पूरे देश की समस्या बता रही हूं, और देश नहीं दुनिया की समस्या है। ये बहुत सारे देशों ने आज अपने देश में कानून बना दिया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का यदि बच्चा होगा तो सोशल मीडिया पर अकाउंट लीगली वो नहीं बना सकता है। अभी हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है, फ्री स्टाइल, सबके पास फोन, इंटरनेट सब है, तो बच्चे अकाउंट बना लेते हैं। जिनके घरों में भी स्मार्टफोन है, बच्चे अकाउंट बना रहे हैं, कृपया करके माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग निगरानी रखें, क्योंकि इसका बच्चों पर दुष्प्रभाव हो रहा है। बच्चों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन कौन सी समस्याएं? बच्चे चिंता, अवसाद, अकेलापन, नींद की कमी, इन सब बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। घंटों घंटों सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, अनजान लोगों से बात करते हैं, अपनी तमाम ऐसी बातें उनको बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। बहुत बार साइबर बुलिंग होती है, यानी उनकी कोई पर्सनल बात है, कोई व्यक्तिगत बात है, चली गई ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया पे चली गई तो ट्रोलिंग हो जाती है। इससे बच्चे मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना और तनाव भी झेलते हैं। और घर के अंदर जो सदस्य हैं उनसे बात करने के बजाय उन्हें पसंद आता है कि मैं फोन लेके बैठ जाऊं। ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है। घर में 5 लोग 6 लोग हैं तो सब अपने फोन पर लगे हुए हैं, कोई आपस में बात नहीं करता। अभी जब माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी, जो भी परिवार के सदस्य हैं आपस में बात नहीं करेंगे, सब फोन की बीमारी पकड़ लेंगे, तो क्या परिवार एकजुट रहेगा? एक दूसरे के मन में क्या भावनाएं चल रही है, क्या विचार चल रहा है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या उसका आदान प्रदान जरूरी नहीं है परिवार के बीच में? लेकिन हमारे जो प्रोग्रेसिव परिवार हैं, जो संपन्न परिवार हैं, जो मिडिल क्लास परिवार हैं,
वहां तक ये समस्याएं गहराती जा रही हैं। इस पर आप जरूर निगरानी रखें। बच्चे को बहुत आसानी से फोन मत दीजिए। फोन यदि पढ़ाई लिखाई के लिए यूज कर रहा है उस पर भी जरूर आप निगरानी रखें। कितना समय है वो फोन पर लगा रहा है, इसको भी आप सीमित रखिए। ये सब बहुत जरूरी है। फोन एक नए किस्म का खतरा है जो बच्चों में बढ़ रहा है। अभी आप यहां पे मैं सुन रही थी, नशे की प्रवृत्ति, यानी छोटी छोटी उम्र में बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, यहां तक कि ड्रग्स के एडिक्शन के चंगुल में भी फंस रहे हैं। आप इससे अनभिज्ञ ना रहें। आजकल स्कूल में, कॉलेज में बच्चे, एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं पीयर प्रेशर, यानी अपने साथी मित्रों के दबाव में एक बच्चा कर रहा है तो दूसरे का मजाक बनाएगा, तू तो बेवकूफ है, तुझे भी करना चाहिए। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो मतलब इतना उनका मन कोमल होता है, उन्हें बहुत मैच्योरिटी नहीं होती है, अपरिपक्व होती है बुद्धि, तो वो अपने साथी मित्रों के प्रेशर में कोई सिगरेट पीना शुरू कर देता है, कोई शराब पीना शुरू कर देता है, कोई अन्य किस्म के मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। तो इस पर भी आपको बहुत दृष्टि रखने की जरूरत है। और बच्चों को जब हम नशा वृत्ति से मुक्त करने के जितने तमाम कार्यक्रम चलते हैं स्कूल कॉलेजेस में या कहीं भी, तो उसमें क्या होता है, हम एक बात सिखाते हैं बच्चों को, हाउ टू से नो, मना कैसे करें, नहीं कैसे कहें। यानी यदि साथी मित्र दबाव डाल रहे हैं तो बच्चों के लिए, जो बच्चे अंदर से बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें नहीं कहने में डर लगता है। उनको लगता है कि मेरे साथी मित्र सब मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरा उपहास उड़ाएंगे। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें होती हैं। यह माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को अंदर से इतना मजबूत बनाए कि वो सही के लिए सही और गलत को गलत कह सके, और जो गलत है उसके लिए नहीं कह सके। इतना आत्मविश्वास बच्चों के अंदर आपको पैदा करना है। लेकिन यह आत्मविश्वास आएगा कहां से? यह आत्मविश्वास बच्चों के अंदर तब आएगा जब बच्चे किसी भी प्रकार के भय और असुरक्षा के भाव से मुक्त होंगे। और वो कब आएगा? जब बच्चे भय और असुरक्षा के भाव से तब मुक्त होते हैं जब छोटी उम्र से ही, ये बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमारे घरों में हमें लगता है कि माता पिता हैं, बच्चे के खाने पीने का इंतजाम कर दिया, स्कूल का इंतजाम कर दिया, अरे सोने रहने का इंतजाम कर दिया, हमारा दायित्व पूरा नहीं। इसके ऊपर एक दायित्व होता है जो बहुत जरूरी होता है, और बहुत सारे माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। छोटी उम्र से ही आप अपने बच्चे से संवाद की एक नियमित प्रक्रिया स्थापित करें। बच्चे से रोज पूछें उसके जीवन में क्या घट रहा है, उसके स्कूल में क्या हो रहा है, उसके दोस्त कौन है, वो अपने दोस्तों से क्या बातें करता है। आप चाहेंगे कि बच्चा 20 साल का हो जाए उसके बाद अपने जीवन की हर बात मुझे बता दे, ऐसा नहीं होने वाला। जब आप छोटी उम्र से उसके अंदर ये आदत डालेंगे तो बच्चा अपने मन की हर बात आपसे आकर बताएगा। और जो बच्चा अपने मन की हर भावना को बिना किसी भय के अपने माता पिता के साथ साझा कर सकता है, वो आंतरिक रूप से भय और असुरक्षा के भाव से मुक्त होता है, अंदर से वो मजबूत होता है, और वो बच्चा he or she can say no, उसे नहीं कहना आता है किसी भी गलत काम के लिए। तो ऐसा आप सभी जरूर करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। आप सब भी टीवी मीडिया पर देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, माँ बाप भेजते हैं कोटा राजस्थान में कोचिंग के लिए भेजते हैं, और बहुत सारे अभी बीच में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हमने देखे, घटनाएं देखी। बच्चों ने जिस हॉस्टल में वो रह रहे हैं वहां कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड दे दिया। माता पिता हाय हाय कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे ने ऐसा क्यों कर लिया। वो कहते हैं मैंने तो अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, मैं तो चाहता था मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, मैं तो चाहता था मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मैंने तो इतनी दूर खर्चा करके बच्चे को भेजा, सारी सुविधाएं दी, बताओ मैंने कौन सी कमी छोड़ी। हाय 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 करते रहते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि अगर आपके बच्चे के मन में, दिमाग में कोई तनाव था तो उसने आपसे क्यों नहीं कहा।
इतना बड़ा कदम उठा लिया, सुसाइड कर लिया, जीवन खत्म कर लिया, लेकिन माता पिता से नहीं कहा। अगर बच्चे अपने मन का हर तनाव अपने माता पिता से कह सकते हैं, बिना किसी भय के कि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, मम्मी बात नहीं करेगी, पिताजी और डांट लगाएंगे, बिना किसी भय के यदि अपने मन की हर बात कह सकता है, तो वो बच्चा कभी भी आत्महत्या के स्तर पे नहीं जाएगा। बड़े बड़े मैंने आईआईटीज में देखा है, बच्चे जाके मतलब इतने ब्राइट बच्चे कि आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, रैगिंग हो गई, सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो गया, बच्चे ने माता पिता से नहीं कहा, शर्म आती है, डर लगता है और अपना जीवन खत्म कर दिया। क्या माता पिता और परिवार के रूप में, समाज के रूप में हमें इन घटनाओं पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे परिवारों में, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां इस किस्म के संवाद की प्रक्रिया नहीं है। उस संवाद की प्रक्रिया को प्रारंभ करिए। अपने बच्चों के सुरक्षित, सशक्त और उज्जवल भविष्य के लिए ये कुछ बातें मैं आज आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, क्योंकि समाज के रूप में ये एक बहुत बड़ा विषय है चिंतन का। हमारे बच्चे ही हमारा, हम सबका भविष्य है और हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा कुर्मी समाज महान है, तो महान समाज के बच्चों को क्या नशे की आदत लगेगी? महान समाज के बच्चे क्या कोटा में जाके पंखों से लटक कर जान देंगे? महान समाज के बच्चे क्या देश के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में जाके सुसाइड करेंगे? ये नहीं स्वीकार्य है। महान समाज के बच्चे क्या घर में पड़े रहेंगे, सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करेंगे? नहीं। समाज को महान बनाए रखना है तो बच्चों को, अभी हमारी बहन लता जी कह रही थी ना, बच्चों को सही संस्कार दीजिए। संस्कारों के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है संवाद की। संस्कार मतलब वन वे डायलॉग नहीं हो सकता, ये मोनोलॉग नहीं हो सकता, बस मैं कह रहा हूं सामने वाला सुन रहा है, ऐसा मत बनाइए। इसे टू वे प्रोसेस बनाइए दोनों तरफ से, तब सही मायनों में अंदर से संस्कार आपके अंदर विकसित होंगे। और ये जरूरी है, हमारी आने वाली पीढ़ी को भीतर से मजबूत करना है, तभी वीर शिवाजी के महाअंश बनकर उभरेंगे और लौह पुरुष के लौह अंश कहलाने वाला काम करेंगे। सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी, हमें इस दिशा में काम करना होगा। मैं इतना ही कहते हुए आज आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आप सबके बीच में आकर बेहद प्रसन्नता है और जो विषय मैंने उठाए समाज के संबंध में, उस पर आप जरूर संज्ञान लें, उस पर महासभा आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी, जय सरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तालियों की गूंज हमारी दीदी के लिए कम थी। एक जोरदार ताली हमारी दीदी के लिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारी दीदी हमारे